प्रोबेबिलिटी चैप्टर है या ये जो टॉपिक है ये ना आया है गैम्बलिंग वर्ड से। ठीक है, जो गैम्बलर्स थे उन्होंने इसका बेसिकली यूज़ करना शुरू करा टू फाइंड आउट कि मतलब अगर हम कोई गैम्बल करते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस क्या हो सकते हैं, हारने के चांसेस क्या हो सकते हैं। तो इसके बिहाफ पे उन्होंने ये पता लगाया कि मतलब गैम्बलिंग से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये समझ में आया कि अगर हम खुद गैम्बलिंग खेलते हैं तो पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन वहाँ से उन्होंने ये ट्रिक निकाल ली कि अगर हम किसी को उस गैम्बल में खिलवाते हैं, कोई थर्ड पर्सन आके गैम्बल हमारे साथ खेलता है तो उसके लूज़ करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, हमारे विन करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, उसी के बाद से ये कसिनो एंड ऑल ये सारा सिस्टम इवेलुएट हुआ। तो आज की डेट में भी अगर तुम रिसर्च करोगे तो बेसिकली जो कसिनो चलाता है वो ज़्यादा अर्न करता है रादर वहाँ पे जो लोग खेलने आते हैं। और फंडा बहुत सिंपल है, उसका रीज़न बहुत सिंपल है। उसका रीज़न सिंपल इसलिए है कि अगर आप वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चांसेस देखोगे, जो भी आप वहाँ पे कोई गेम खेल रहे हो, चाहे वो ताश के पत्तों का, चाहे स्कॉलेट वाला, कोई भी गेम खेल रहे हो, तो वहाँ पे नंबर ऑफ चांसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि उसमें तुम्हारा जो विनिंग परसेंटेज है, बेसिकली परसेंटेज को भी हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, तो वो जो विनिंग परसेंटेज है वो बहुत बहुत कम होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, हमारे मुंबई में मतलब जो सबसे पहला एक गैम्बल स्टार्ट हुआ था, अब तुम देखो वहाँ पे लोगों ने किस तरीके से पैसा लूज़ करना शुरू करा, किस तरीके से लोगों ने अपने घर बर्बाद करे। ठीक है, और जिसने भी वो ग्रुप शुरू करा था गैम्बलिंग का, वो कुछ ही महीनों में अरबपति हो गया। ठीक है, तो वो क्या एक छोटा सा गेम था, उसने क्लब हाउस में एक गेम स्टार्ट करा था। वो क्लब हाउस में गेम था कि एक बोर्ड के ऊपर 10 डॉट्स लगी हुई थी। ठीक है, और 100 डॉट्स थी और उन पे एक पर्टिकुलर नंबर था। तो क्लब हाउस में उसने ये अनाउंस करा कि ये जो टिकट है उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है और जो भी उसका जो नंबर आता है, ठीक है, उस पे उसको 10,000 रुपीज़ का गिफ्ट प्राइज़ है। तो अब सपोज़ उस क्लब हाउस में उस दिन करीब 50 लोगों ने वो चीज़ बाय करी। ठीक है, तो 50 लोगों ने अगर बाई करी, 100 रुपये का टिकट अगर बाई करा है, तो जो क्लब हाउस की अर्निंग थी दैट वाज ओनली 5,000। ठीक है, मतलब 5,000 उसके पास पैसे आए, लेकिन उनमें से जो एक बंदा जीता जिसको उन्हें 10,000 देने पड़ गए। ठीक है, तो उस दिन क्लब हाउस का नुकसान हो गया 5,000 रुपीज़ का। बट जिस बंदे के वो 10,000 रुपीज़ निकले, ठीक है, उसने वो चीज़ और 10 लोगों को बोली कि देखो मेरे को 10,000 रुपीज़ का इनाम मिला है, मैं वहाँ पे जीत के आया हूँ। तो वो अपने साथ 4 और बंदे एक्स्ट्रा ले आया। उसके बाद ये हुआ कि अगले दिन जब क्लब हाउस में वो जो सेल थी वो सेल डबल हो गई, यानी कि अब वही टिकट 100 लोगों ने खरीदे हैं 100 रुपये वाले, यानी कि एंड दैट डे ब्रेक इवन हो गया क्योंकि 10,000 रुपीज़ की सेल हुई है और 10,000 रुपये का एक और प्राइज़ दे दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद उन लोगों ने अनाउंस करा कि अब हमने जो टिकट की कॉस्ट है वो हमने 1,000 कर दी है और जो विनिंग अमाउंट है दैट बिकम 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए उन्होंने कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि उस दिन जो टोटल सेल थी वो 40,000 थी और जो विनिंग अमाउंट था वो 1 लाख था, यानी कि 60,000 का अगेन लॉस हुआ उस क्लब हाउस का। लेकिन उस दिन के बाद से क्लब हाउस की पूरी किस्मत बदल गई क्योंकि जिस बंदे का 1 लाख रुपया लगा वो लालच में आया। पहले तो उसने अपने 10 लोगों को बताया, 20 लोगों को बताया, फिर उस दिन क्लब हाउस में जितने लोग थे सबको एक ना 1 लाख की फिगर, इतनी बड़ी फिगर थी। और क्योंकि आज से मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ तो खड़े खड़े अगर आप 1 लाख रुपया जीत रहे हो तो एक बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट हो गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अगले दिन उस क्लब हाउस की सेल डायरेक्ट 5 टाइम्स चली गई, यानी कि उस दिन क्लब हाउस ने जो टोटल सेल करी थी वो करीब 5 लाख रुपीज़ की सेल थी और उसको सिर्फ 1 लाख रुपया देना पड़ा। और जिस बंदे ने वो 1 लाख रुपया लिया था, आप सब जो आगे आने वाले टाइम में उससे अपना कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपया रोज़ वो जाके अपना फिर से किस्मत ट्राई करता था। यानी कि वो जो जीत चुका था वो इस चक्कर में आ गया कि मैं दोबारा पैसे लगा देता हूँ तो मैं जीत जाऊँगा। और कुछ लोग जो लूज़ कर रहे थे वो अगले दिन सिर्फ इसलिए लगा रहे थे कि चलो एटलीस्ट हमारा जो नुकसान हुआ है वो हमारा वापस आ जाएगा।
तो ये गैम्बलिंग एक बहुत बड़ा वर्ड था, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। तो जिन लोगों ने इस चीज़ को एनालाइज करा, उसके बाद उन्होंने मतलब इस सिस्टम से बहुत पैसा कमाया और आज की डेट में भी कमा रहे हैं। हमारे इंडिया में नहीं है, हमारे इंडिया में गैम्बलिंग अलाउड नहीं, लीगल नहीं, बट बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे लीगल है, ठीक है। हमारे इंडिया में जो आज से करीब 17-18 साल पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा शुरू हुई थी वो था लॉटरी टिकट थे, जिसमें एक 10 रुपये की लॉटरी खरीदने पे आपको 100 रुपये मिलते थे। बट वो 2-3 साल इतने टफ थे कि लोगों के घर बिकना शुरू हो गए, बर्बाद हो गए लोग, कई लोगों ने सुसाइड्स कर लिए। तो फिर गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस करके वो सारे टिकट सिस्टम बंद करे। बट उसमें भी वो जो लोग टिकट इंस्टॉल लगाते थे, जो टिकट बेचते थे, वो उनको पर टिकट सिर्फ 10 पैसा मिलता था, लेकिन उससे उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाया। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटीज की थ्योरी से ही उन्होंने सिस्टम को निकाला था। अभी भी हमारे जैसे एक सिक्किम स्टेट है, ठीक है, ज़्यादातर लॉटरी टिकट वहीं से आते थे पहले, बट वहाँ अभी भी लीगल है। ऐसे अगर गोवा में आप जाओगे तो गोवा में जो लैंड है उस पर गैम्बलिंग खेलना अलाउड नहीं है, बट जो आपके छोटे छोटे जो जहाज होते हैं उनके ऊपर खेलना लीगल है अभी भी। तो ऐसी जगह पे जाके लोग काफ़ी पैसा लगाते हैं, बट ये मान के चल लीजिए कि इसमें 101% आप अपना पैसा लूज़ करके ही आओगे, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है, क्यों लूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो मुझे एक बेसिक आइडिया देना था प्रोबेबिलिटी के बारे में, वो सिर्फ तुम्हें ये मुझे बताना था कि प्रोबेबिलिटी जो टर्म है, टॉपिक है, ये गैम्बलिंग वर्ड से आया है। और इसके बिहाफ पे बहुत ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी बेसिकली ना एक समटाइम्स क्या होता है कि हम एक थ्योरी से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, वो एक डिफरेंट होती है, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल अप्रोच या क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और एक होती है प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी, वो टोटली डिफरेंट होती हैं दोनों चीज़ें। वो कैसे डिफरेंट होंगी वो कभी डिस्कस करूंगा, जब पूरी प्रोबेबिलिटी अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंस है। फिलहाल अभी जो तुम्हारा 10th क्लास है उसमें हमारे यहाँ जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम लोग क्लासिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की बात करते हैं, ई स्टैंड्स फॉर इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा वही होती है, वो क्या होती है, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज। एज यू कैन सी कि दिस इज द रेशो, ठीक है। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो फेवरेबल नंबर वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज। और अगर आपको याद हो तो जो परसेंटेज हम निकालते हैं किसी भी चीज की, ठीक है, मान लो किसी भी चीज की अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, टोटल नीचे लिखते हैं, जिसका परसेंटेज निकालते हैं वो पार्ट ऊपर लिखते हैं और इनटू क्या करते हैं, 100 करते हैं। इस तरीके से परसेंटेज निकलती थी। तो सपोज मैंने बोला हुआ किसी की परसेंटेज आपको 5% दी हुई है, ठीक है, मान लो किसी के जीतने की परसेंटेज मैंने 5% दे रखी है, तो आप समझो वो जो 5% दे रखा है उसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो कैसे लिखूंगा, 5/100 करके लिखूंगा। और 5/100 का मतलब तुम समझ गए कि 100 क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज, और 5 क्या उसके विनिंग नंबर ऑफ वेज। लेकिन फाइनली तो हमारे पास आउटपुट क्या आने वाला है, 1/20, यानी कि आउट ऑफ 20 चांसेस यू हैव ओनली 1 चांस टू विन। दिस इज द मीनिंग। अगर मैं किसी की प्रोबेबिलिटी 1/20 देता हूं, किसी की प्रोबेबिलिटी क्या देता हूं, 1/20, तो 1/20 का मतलब समझिए आप क्या होता है कि अगर 20 चांस है तो उसमें से सिर्फ एक चांस में आप क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। ये भी यही चीज बोल रहा था कि अगर मैंने 5/100 लिखा हो तो उसका मतलब ये हुई कि 100 चांस में 100 में आप 5 टाइम्स जीत सकते हैं, है ना। तो 1 में कितना हो जाएगा, 5/100, तो फिर से वही चीज आ गई। तो बेसिकली परसेंटेज भी अगर मैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी, उसको भी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो किसी चीज की अगर हमने बोल रखा है विन या लूज करने की परसेंटेज दे रखी है तो उसका मतलब विन और लूज करने की परसेंटेज का मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी से भी होता है। वो फिलहाल हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। नाउ वी कम टू द बेसिक पॉइंट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ वेज है ये किसके वेज हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज जो है वो कहाँ से निकलते हैं। तो इसके लिए छोटे छोटे टॉपिक मैं उठा रहा हूँ। ये मैंने इसलिए आपको बता दिया कि बेसिक आइडिया जो 9th या 8th क्लास में आपने पढ़ा था वो अभी भी सेम ही रहेगा। दिस इज द क्लासिकल अप्रोच ऑफ
प्रोबेबिलिटी कि जहाँ पे हम फेवरेबल नंबर ऑफ वेज को किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज से। ठीक है, अब इसमें छोटी छोटी टर्म्स जो यूज होती है पहले वो हम टर्म डिस्कस कर लेते हैं, तब फिर बाकी सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी फॉर्मूले से ही सॉल्व होंगे। क्या क्या चीजें मैंने लिखी हुई है, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट इन द प्रोबेबिलिटी? कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट इन द प्रोबेबिलिटी? जैसे एक्सपेरिमेंट में आप क्या बोल सकते हो, टॉस अ कॉइन, क्या बोल सकते हो, थ्रो अ डाई। ठीक है, ये सारे क्या कहलाते हैं बेसिकली, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, एक्सपेरिमेंट। कि आप जो भी चीज परफॉर्म कर रहे हो या जो रॉलेट सिस्टम होता है उसमें उसको स्पिन करना, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। तो जब आप टॉइंग टॉस करते हो या डाई थ्रो करते हो तो बेसिकली आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, एक एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर यहां से जो निकलते हैं उनसे जो बाहर चीजें आती हैं दैट इज कॉल्ड आउटकम्स। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर ही हम लोग आउटकम्स भी पढ़ लेते हैं। तो जब आपने बोला टॉस अ कॉइन, तो मुझे बताओ जब टॉस अ कॉइन बोलोगे तो आउटकम्स क्या बोलोगे? मतलब हम लोग जो नेक्स्ट टर्म पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कॉल्ड आउटकम्स। तो टॉस अ कॉइन में आउटकम क्या होगा, हेड होगा या क्या होगा, टेल होगा। इज दैट क्लियर? जब भी हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें क्या आता है, हेड या टेल आता है। ठीक है, ऐसे जब हम डाई फेंकते हैं तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 और 6, कोई भी नंबर आएगा। तो इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 इज द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट थ्रू अ डाई। हेड टेल इज द आउटकम ऑफ टॉस अ कॉइन। और इनको याद रखना, अगर हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं, ठीक है, किसके अंदर बंद कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो बेसिकली ये एक सेट बन जाता है। वैसे तो टॉपिक 11th का 11th में जाके पढ़ोगे तो क्या बन जाता है, सेट। ठीक है, तो ये आउटकम्स हैं इसके, ये आउटकम्स हैं इसके। बहुत ध्यान से सुनना, आउटकम और नंबर ऑफ आउटकम में क्या डिफरेंस है। जैसे ये आउटकम्स क्या है, हेड और टेल, और नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए, तो इसके अंदर ये एलिमेंट कहलाते हैं हेड और टेल। तो कितने हो गए नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 2। यानी कि इसी में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो नंबर ऑफ आउटकम्स पढ़ेंगे। तो इसमें 2, इसमें नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 6। इसमें कितने नंबर ऑफ आउटकम है, 2। इसमें कितने हैं, 6। ऐसे ही क्या आप मुझे बता सकते हो, अगर मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा, टॉस अ पेयर ऑफ कॉइन, तो इसका आउटकम क्या आएगा, कोई बताएगा? टॉस अ पेयर ऑफ कॉइन, इसका देखो सही कह रहे हो भाई, क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। ठीक है, हाँ, तो ऐसा है ना, अब तुम कितने आएंगे आउटकम्स, टोटल 4 आएंगे। कितने आएंगे, 4। तो मैं आपको कई तरीके सिखा रहा हूं आउटकम्स निकालने के लिए। जो सबसे बेस्ट तरीका है वो मेरे लिए, तो सबसे जो बेस्ट तरीका है उसको मैं बोलता हूं ट्री मेथड। इससे आप कभी एक्सपेरिमेंट भूलोगे ही नहीं। ठीक है, इससे एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स होंगे वो कभी नहीं भूलोगे। जरा ध्यान से देखना, पहला क्या था, आपको मैंने क्या दिए, डाई दिए। ठीक है, टॉस अ पेयर ऑफ कॉइन दिया, सॉरी। तो कॉइन पे क्या आ सकता है, जल्दी बोलो। एक कॉइन की बात कर रहे हैं अभी। पहले वाले कॉइन पे क्या आ गया, हेड। पहले वाले कॉइन पे हेड आ गया। ठीक है, नाउ हेड आने के बाद जो दूसरा कॉइन है उस पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इजंट इट? ऐसे ही मान लो पहले वाले कॉइन पे टेल आ गया, फिर आपने एक बार और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, तो नेक्स्ट वाले कॉइन पे क्या आ सकता है, हेड और टेल। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो ब्रांच है ये 1 2 3 4, टोटल कितनी ब्रांच है, 4। यही टोटल आउटकम बनेगा हमारा, नंबर ऑफ आउटकम। और आउटकम्स क्या क्या बनेंगे जरा देखो, हेड हेड ये आ गया यहाँ पे,
फिर क्या बनेगा, हेड टेल, फिर क्या बनेगा, टेल हेड, फिर क्या बनेगा, टेल टेल। तो क्या होगा, इससे कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। और दूसरा जो डायरेक्ट मेथड है वो भी समझ लो, इसको हटा देते हैं। देखिए जरा, आप क्या करिए, पहले डबल से शुरुआत करिए, ठीक है। डबल मतलब हेड हेड आ गया, और अब क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में एक हेड हटा दीजिए, उसकी जगह एक टेल लगा दीजिए। अब जब एक टेल आएगा तो उसके कितने केस होंगे, हेड टेल भी होगा, और इसी को घुमाओ तो क्या होगा, टेल हेड भी होगा। इसके अलावा तो कोई केस नहीं हो सकता है। अभी तुमने एक हेड हटाया तो दो केस बने, अब दोनों हेड हटा दो तो क्या आ जाएंगे, दोनों टेल, तो कितने केस बनेंगे, एक ही बनेगा दोनों टेल का। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं, अगर मैं बोलता हूं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में बोलता हूं, उसमें मैंने बोला हुआ है थ्रो 3 coins साइमल्टेनियसली। अब हम क्या कर रहे हैं, 3 कॉइन थ्रो कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखना, जब 3 कॉइन थ्रो करेंगे तो पहले तो ले लीजिए, अभी मैं ट्री मेथड नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं। पहले तो जरा देखिए, तीनों कॉइन पे क्या आ गया, आपका हेड आ गया, तो हेड हेड हेड। अभी मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि एक हेड हटा दीजिए और उसकी जगह एक टेल लगा दीजिए। अब जरा ध्यान से देखना, 2 हेड और एक टेल के साथ कितने केस बनेंगे, तो उसके लिए आपको सिंपल केस परफॉर्म करना है, इस टेल की मूवमेंट करनी है। टेल की मूवमेंट का मतलब है, अभी टेल थी कॉर्नर पे और अभी टेल आ जाएगी कहाँ, बीच में, यानी कि अभी इस पोजीशन पे शिफ्ट हो गई, फिर अगली बार इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगी, तो यानी कि टेल हेड और हेड। तो जरा ध्यान से देखो, 2 हेड और एक टेल को लेके इतने ही ऑर्डर बना सकते हो। कितने ऑर्डर बना सकते हो, 3। एक बार टेल लास्ट में, एक बार टेल बीच में, और एक बार टेल फर्स्ट पे। अभी आपने एक हेड हटा के एक टेल लगाई थी तो इतने केस बन गए। ऐसे ही अब मैं 2 हेड हटाऊंगा, जैसे ही मैं 2 हेड हटाऊंगा तो 2 टेल लगाऊंगा, तो देखो कैसे लिखूंगा, हेड टेल और टेल, यानी कि एक हेड 2 टेल का एक केस ये आ गया। अगेन इस हेड की मूवमेंट करा दो यहाँ पे, यानी कि टेल हेड हेड, और फिर हेड यहाँ पे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी हेड यहाँ आएगा तो टेल यहाँ आ जाएगी, और हेड यहाँ आ जाएगा तो टेल टेल और हेड। इसके भी कितने केस होंगे, 3। इसका मतलब आप ये चीज नोट करके रखना कि 2 हेड और एक टेल के कितने केस हैं, 3। ऐसे यहाँ पे 2 टेल एक हेड के भी कितने केस हैं, 3। और अब कौन सा केस रह गया, ये वाला हेड भी हटा दोगे तो सब जगह क्या आएगी, टेल टेल टेल, और सब जगह अगर टेल टेल होगी तो कितने केस होंगे, सिर्फ एक ही केस होगा। और जरा काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आउटकम आ गए, 8 आउटकम्स आ गए, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, इसको अगर हम ट्री मेथड से करेंगे, अगर ट्री मेथड से करेंगे तो जरा देखिए क्या आएगा। पहला आएगा हेड और टेल, ये तो पहले कॉइन का केस हो गया, ठीक है। लेकिन जब इस पे हेड आ गया तो एक बार और टॉस करना है, तो हेड और टेल आ गया। इस पे भी क्या आ गया, हेड और टेल, लेकिन आपने 3 बार कॉइन को टॉस करना है, तो यानी कि इस वाले चांस पे भी एक और कॉइन जब टॉस करोगे तो हेड टेल आएगा। इस पे भी क्या आएगा, हेड टेल आएगा। इस पे भी क्या आएगा, हेड टेल आएगा। और इस पे भी क्या आएगा, हेड और टेल। अब जरा देखो, एक ब्रांच 2 3 4 5 6 7 और 8 तो ये मैच हो गए। केस देखिए क्या क्या है, हेड 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 यहाँ आ गया, हेड हेड टेल ये आ गया, हेड टेल हेड ये आ गया, हेड टेल टेल ये आ गया, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल ये आ गया, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड ये आ गया, फिर टेल टेल टेल, तो ये आ गया। यानी कि टोटल केस कितने हो गए, 8 हो गए। बहुत ध्यान से सुनना, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अभी अगर मैं आपसे पूछता थ्रो और 3 कॉइन, मुझे इंटरेस्ट नहीं है किस चीज में, कि मैं आपसे पूछूं कि वो सारे केसेस क्या होंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने सारे केसेस लिखे हुए, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, हाउ मैनी outcomes are possible in experimenting throwing a coin 3 times, या 3 coins throws
एट ए टाइम, इसका मतलब एक ही होता है। बहुत ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ। 3 कॉइन को एक बार फेंको या एक कॉइन को 3 बार फेंको, उनके आउटकम सेम रहेंगे। ऐसे पेयर ऑफ डाई फेंका जाए या एक डाई को 2 बार फेंका जाए, उनके एक्सपेरिमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे अगर एक्सपेरिमेंट से मतलब नहीं होता, मैं पूछ रहा हूँ मुझे आउटकम से मतलब नहीं होता, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल, तो फिर आप आंसर डायरेक्ट तुरंत कैसे बताओगे, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट मेथड ये है। आप एक बात बताइए, पहली कॉइन के पास कितने चांस हैं? 2 चांस हैं। दूसरी कॉइन के पास कितने चांस हैं? 2 चांस हैं। तीसरी कॉइन के पास कितने चांस हैं? 2 चांस हैं। तीनों कॉइन के पास 2 चांसेस हैं। और मैं पूछ रहा हूं टोटल नंबर ऑफ चांसेस क्या होंगे या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे। तो आप क्या करिए, तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितना आ गया, देखिए 8 आ गया। ऐसे अगर आप ये वाला केस देखोगे, टॉस अ पेयर ऑफ कॉइन और 2 कॉइन्स टॉस एट ए टाइम, पहली कॉइन पे कितने चांस हैं? 2 चांस हैं। एंड एक मैथमेटिकल वर्ड है जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। जरा देखिए ये एंड का कमाल, कि पहले पे कितने चांस हैं? 2, दूसरे पे कितने चांस हैं? 2, और ये वाला भी परफॉर्म करना है एंड ये वाला भी परफॉर्म करना है। तो जैसे ही एंड आ गया तो क्या कर दो कि मल्टीप्लाई। ऐसे देखिए, फर्स्ट कॉइन एंड सेकंड कॉइन एंड, कितना आ गया? 8। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जहां पे हमें ये टोटल आउटकम्स एग्जैक्टली ना निकालना हो और डायरेक्ट हमसे पूछा जाए कि कितने आउटकम्स होंगे, तो ये मेथड बहुत अच्छे से हेल्प करता है। जैसे एक सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, अ कॉइन एंड अ डाई थ्रो साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक कॉइन और डाई को हमने साइमल्टेनियसली फेंका, तो टोटल आउटकम्स जो होंगे, ध्यान से सुनना, टोटल आउटकम्स जो होंगे उसके लिए आपको एग्जैक्टली आउटकम्स निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, कॉइन का केस देखिए, कितने वेज होते हैं कॉइन पे? 2 होते हैं। और डाई पे कितने होते हैं? 6 होते हैं। और क्योंकि कॉइन एंड डाई फेंकी गई है तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 12। ठीक है, और ये आप सोच भी सकते हो, ट्री मेथड दिमाग में बनाओ कि पहले हेड और टेल आ गया। अब अगर हेड आ गया तो उस पे कितने चांस होंगे डाई के? 1 2 3 4 5 6। ऐसे टेल पे भी कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 + 6 भी ऐड करके निकाल सकते हैं या 2 × 6 भी कर सकते हैं। ठीक है, जरा देखिए क्या बता रहा हूँ कि ये ऐड और मल्टीप्लाई का क्या चक्कर है। देखिए ऐड और मल्टीप्लाई का ये चक्कर है। हेड टेल आ गया, फिर इसके साथ क्या आ गए? 1 2 3 4 5 6। फिर इसके साथ क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6। क्या हुआ? ये 6 चांस, ये 6 चांस, 6 + 6 कर दिया, कितना आ गया? 12। लेकिन हमें मालूम है 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो 6 कितनी बार आया है? 2 बार, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम ऐड करके निकालते हो या। और भी बेस्ट एग्जांपल देखिए, अगर मैंने बोला पेयर ऑफ डाइस थ्रो, तब कितने चांस होंगे? तो देखिए पहले डाई पे कितने चांस हैं? 6। एंड दूसरी डाई पे कितने चांस हैं? 6। तो 6 × 6 कितना हो जाएगा जी? 36 चांस होंगे। टोटल कितने चांस होंगे? 36। लेकिन इसको आप कैसे बताओगे कि वो टोटल 36 चांस क्या होंगे? तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप यहां से 11 से काउंटिंग लिखो, 11 12। ठीक है, अब 20 से काउंटिंग लिखो, 21 22। ये समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो इसमें मैंने क्या करा है कि फर्स्ट वाली डाई पे हमेशा क्या रखा है? 1, और दूसरी पे क्या आया? 1 2 3 4 5 6। ये तरीका होगा। ऐसे ही अब क्या करा मैंने, फर्स्ट डाई पे अब कितना रखा है? 2, और बाकी सबको हमने क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। ऐसे ही अब मैं क्या लिखूंगा? 31, ऐसे ही नेक्स्ट 41, फिर 51,
नेक्स्ट 61, बताओ सबको ये बात समझ में आ गई? टोटल चांसेस ये होंगे, बताओ ये बात समझ में आ गई? और ये मैंने बहुत शांत तरीके से अच्छे से समझा के लिखा, उसका रीज़न बताऊंगा भी ऐसा मैंने क्यों करा है। फिलहाल सबको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर मैंने पेयर ऑफ डाई फेंका या एक डाई को 2 बार फेंका तो ये टोटल चांसेस आपके दिख रहे हैं साफ साफ, कितने दिख रहे हैं? 36। ठीक है, तो आई होप सो कि आप सबको क्लियर हो गया कि दिस वाज द एक्सपेरिमेंट एंड दीज वर द पेयर ऑफ डाइस थ्रोन इज द एक्सपेरिमेंट एंड दीज आर द आउटकम्स। कितने आउटकम्स है टोटल? 36। इज दैट क्लियर? एक डाई पे क्या आया? 1। बोलो, अगर डाई पे पहली डाई पे 1 आता है तो दूसरी डाई पे क्या आ सकता है? सही है बात? तो जरा देखो ये वही चीज लिखी हुई है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही अब मैं अगर 2 लिखूंगा तो ये केस आ जाएंगे, 3 लिखूंगा तो ये आ जाएंगे, 4 लिखूंगा तो ये आ जाएंगे, 5 तो ये आ जाएंगे, 6 तो ये आ जाएंगे। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया सबको अच्छे से ना? अब हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, एक बात याद रखना, पहली बात तो इट इज नॉट नेसेसरी इन एवरी एक्सपेरिमेंट जो आपके आउटकम्स हो वो इक्वली लाइकली हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो मैं एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ उन एक्सपेरिमेंट्स में जो आपके आउटकम्स हैं वो कैसे हैं? इक्वली लाइकली। ऐसे भी एग्जांपल बताऊंगा बट वो अभी बियॉन्ड टॉपिक है, बाद में बात करूंगा कि जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट तो करोगे लेकिन इवेंट्स जो आउटकम्स होंगे वो इक्वली लाइकली नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे जितने भी मैंने लिखे हुए हैं केसेस, चाहे वो ये हो ये हो ये हो ये हो ये हो, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं और इनमें जो आउटकम्स हैं वो सारे के सारे इक्वली लाइकली हैं। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली, जरा समझ लीजिए। एक बात देखिए, अगर मैं पूछूं 1 1 आने के चांस क्या होंगे? बोलो, अगर मैं आपसे क्या पूछूं 1 1 आने के क्या चांस होंगे, या मैंने पूछा आपसे 32 आने के क्या चांसेस होंगे, या मैंने आपसे पूछा 52 आने के क्या चांसेस होंगे, तो इसका मतलब तो ये है कि अगर टोटल 36 चांस हैं तो उसमें से एक चांस 11 का है, ऐसे एक चांस 32 का है, एक चांस किसका है? 52 का। यानी कि सबके लिए बराबर नंबर ऑफ चांसेस हैं आउट ऑफ टोटल आउटकम्स। तो दैट्स व्हाई दे आर इक्वली लाइकली। यानी कि यहाँ पे जितनी भी आप सिंगल टर्म कोई भी चूज करोगे वो सारी की सारी जो आउटकम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? इक्वली लाइकली। और अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी पूछूंगा तो सबकी प्रोबेबिलिटी भी बराबर होगी। तो अगर मैं बेसिक आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी पे चला जाऊं, बेसिक आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने आपको क्या बताया था? फेवरेबल वेज अपॉन टोटल वेज। तो 1 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 1 क्या है? एक केस, और टोटल कितने केस हैं? 36। तो 1 1 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। ऐसे इसकी भी कितनी होगी? 1/36 इसकी भी। यानी कि यहाँ पे जितने भी ये एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं, मैं किसी भी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी पूछूंगा हमेशा क्या आएगी? 1/36। दैट्स व्हाई दे आर इक्वली लाइकली। ऐसे ये देखिए, इसमें कितने चांसेस हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैंने पूछा बताओ इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या बोलोगे? 1/8। इसके आने की क्या बोलोगे? 1/8। इसके आने की 1/8। यानी कि यहाँ पे जितने ही एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट कैसे हैं, सॉरी जितने भी आपके आउटकम्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे आउटकम्स जो हैं वो कैसे हैं? इक्वली लाइकली। तो इज दैट क्लियर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली? एक एग्जांपल देखिए बहुत ध्यान से। आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर रेड बॉल्स हैं 2 और ब्लू बॉल्स हैं कितनी? 4। ठीक है, रेड बॉल्स कितनी है आपके पास? 2 और ब्लू बॉल्स कितनी है? 4। तो अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी? और मैं अगर पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल,
बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी? रेड कितनी है? 2 और टोटल कितनी है? 6। आंसर कितना आया? 1/3, इजंट इट? और जरा ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी देखो कितना आएगा? 4/6। 4/6 का मतलब 2/3, इजंट इट? ये बात सबको समझ में आ गई? प्रोबेबिलिटी क्लियर है? अगर प्रोबेबिलिटी क्लियर है तो जरा ध्यान से समझना, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल के इक्वल है? नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की क्या है? डबल है। और इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो इवेंट्स ही रेड बॉल निकालना या ब्लू बॉल निकालना आर नॉट इक्वली लाइकली। आई होप सो इसी एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स में, कौन से इवेंट्स में आप इक्वली लाइकली बोलोगे और कौन से उसमें इक्वली लाइकली नहीं बोलोगे। तो दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इज दैट क्लियर? टॉपिक आता है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होती हैं? जैसे मैं एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, एक एक्सपेरिमेंट मैंने दिया पहले, ध्यान से सुनना। क्या दिया है मैंने? एक एक्सपेरिमेंट मैंने दिया है, टॉस अ कॉइन। सिंपल एक्सपेरिमेंट दे दिया मैंने। क्या बोला? टॉस अ कॉइन। एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपने निकाले आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या है आपके? हेड और टेल। और बेसिकली ऐसे समझ लो, एक्सपेरिमेंट होगा पहले, फिर आउटकम निकलेंगे, और आउटकम निकलने के बाद आप क्या बता सकते हो? इवेंट्स। तो मेरा सवाल ये है, इवेंट्स क्या होंगी? इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताइए इवेंट्स क्या होंगी। तो सबने अपना अपना दिमाग लगा लिया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया इवेंट्स क्या होंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात तो इवेंट्स किस में से निकालेंगे? आउटकम्स में से। तो मैं अगर आपको एक और हिंट दूं तो क्या तब बता पाओगे मुझे कि इवेंट्स क्या होंगी? ठीक है, तो एक छोटा सा हिंट और दे रहा हूं सबको, और फिर बताइए मुझे इवेंट्स क्या होंगे। वो छोटा सा हिंट जो है वो ये है कि अगर आपने एक परफॉर्मेंस दी है कि एक एक्सपेरिमेंट करा है, एक कॉइन ली है, उसको टॉस कराया, कॉइन को लेके अगर आपने टॉस कराया, तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आप कितने क्वेश्चंस बना सकते हो, कितने क्वेश्चन का एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने एक कॉइन टॉस कराई और मैंने एक क्वेश्चन बनाया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो दिस इज अ वन क्वेश्चन। तो ऐसे मैं पूछ रहा हूं कि आप कितने क्वेश्चन बना सकते हो। जितने क्वेश्चन बना लोगे वही इवेंट्स होंगी। क्योंकि सबने हार मान लिए तो अब मैं बता सकता हूं कि इवेंट्स क्या होंगी। तो जरा देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने बनाया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहला क्वेश्चन बनाया गेटिंग वन हेड, ये था मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनाया गेटिंग अ टेल, वन एक ही है तो आ हेड आ टेल। तीसरा क्वेश्चन बनाया मैंने, ध्यान से देखना, तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या बनाया है, क्या बनाया मैंने? नीदर हेड नॉर टेल। और चौथा क्वेश्चन मैंने बनाया है ईदर हेड और टेल। बहुत ध्यान से सुनना, ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूं, तो मैं कब कब जीतूंगा? हेड आएगा तो भी मैं ही जीतूंगा, टेल आएगा तो भी मैं ही जीतूंगा, और हेड आए या टेल आए तब भी मैं ही जीतने वाला हूं। समझ में आई ये बात? तो इसका मतलब ये हेड और टेल तो सबको क्लियर था, लेकिन हेड और टेल दोनों में से कुछ भी आ जाए, ये भी एक क्या है? इवेंट है। ये भी क्या है? एक इवेंट है।
और ना तो हेड आए ना टेल आए, मतलब कॉइन बीच में सीधा खड़ा हो गया आके। यह सिंपल सी बात है कि एक ऐसा चांस भी होगा जहां पे आप क्या बोलोगे, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जैसे इसको मैं और कई नामों से बोल सकता हूं। वो क्या नाम है कि मैं यहां पे लिखता गेटिंग फाइव। अब ये एक बड़ी वियर्ड सी सिचुएशन है। आप कॉइन टॉस करा रहे हो, है उस पे हेड या टेल, आप बोल रहे हो गेटिंग 5, तो क्या कभी 5 आ सकता है? एक बात बताओ, कभी नहीं आएगा। या नीदर हेड नॉट टेल, तो ऑब्वियस सी बात है वहां से क्लियर है। तो नीदर हेड नॉट टेल में हम ऐसी कोई भी वियर्ड सी थिंग लिख सकते हैं कि जहां पे एक्सपेरिमेंट तो हुआ, आउटकम तो हुआ, बट इवेंट क्या आई हमारी? निल आई। तो बहुत ध्यान से सुनना, ये वाली जो इवेंट है, इस वाली इवेंट को जानते हो क्या बोलते हैं? इस वाली इवेंट को ही बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं इसको? इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा होना तो हो ही नहीं सकता। तो ना होना, याद रखना बहुत ध्यान से, क्या बोल रहा हूं, ना होना इज एन इवेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा दुनिया का, कुछ भी आउटकम्स आएंगे, लेकिन ये हमेशा जिंदा रहेगा। कौन? इम्पॉसिबल इवेंट, ना होना। दूसरा कौन सा? ईदर हेड और टेल, यानी कि आउटकम्स में ही हेड और टेल था, और आप दोनों के बारे में बोल रहे हो कि दोनों आ जाएं। ठीक है, तो दोनों आ जाएं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये इवेंट कैसी होगी? बोलो, श्योर होगी। इसका मतलब जीतना आपका पक्का है, क्योंकि आउटकम्स जो थे वो हेड या टेल थे, और क्योंकि आप गेम अपने साथ ही खेल रहे हो, तो हेड आएगा तो भी आप जीतोगे, टेल आएगा तो भी आप जीतोगे। तो ये दो चीजें हमेशा याद रखना। इसको हम लोग बेसिकली याद रखना किससे डिनोट करते हैं? 5। किससे डिनोट करते हैं? 5। और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, इसको डिनोट करते हैं यूनिवर्सल। मतलब ये वैसे नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो श्योर होता है, इसमें आते हैं ऑल एलिमेंट्स, और इसमें आते हैं निल एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। मतलब अगर आप इसको बना के दिखाओगे इम्पॉसिबल इवेंट को, तो ऐसे लिख के छोड़ दोगे। देखो, इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। और जब आप श्योर इवेंट की बात करोगे, तो श्योर इवेंट का मतलब जो होगा, ये जो टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम होंगे, तो उसको क्या बोलोगे? श्योर इवेंट। तो एक बात यहां से ये भी क्लियर है कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट की बात करूंगा, तो वो हमेशा क्या होगी? 1। इज दैट क्लियर? क्योंकि टोटल आउटकम जो है, जो टोटल आउटकम है, वही क्या हमारा फेवरेबल वेज, वही हमारे क्या है? फेवरेबल वेज, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। ऐसे जब मैं इम्पॉसिबल इवेंट की बात करूंगा, इसका मतलब आपके पास जो फेवरेबल आउटकम है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0 होगी। उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0। ये भी मैं दोबारा से बताऊंगा दोनों एग्जांपल, टोटल एंड इम्पॉसिबल वाला, सॉरी ये वाला श्योर और इम्पॉसिबल वाले अभी मैं दोबारा से बताऊंगा। फिलहाल अभी जो मेन पॉइंट था वो ये था समझना कि इवेंट्स क्या होती हैं। तो इस केस में देखो इवेंट क्या क्या आई, बहुत ध्यान से सुनना। 5, फिर क्या आई? हेड, फिर क्या आई? टेल, फिर क्या आई? हेड टेल दोनों। तो इसको बोलते हैं हम लोग इवेंट्स। तो कितने इवेंट आए हैं टोटल? जरा ध्यान से देखना, कितने आए हैं? 4। और इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है पता लगाने का, इवेंट्स पता लगाने का। जरा ध्यान से सुनना, 2 की पावर n लिखते हैं, और n होता है नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स। जरा इस केस में देखो कितने आउटकम थे? 2 आउटकम थे, तो 2 की पावर 2 लगा दिया, तो आंसर कितना आ गया आपका? 4। यानी कि इवेंट्स कितनी होंगी इस केस में? टोटल 4 इवेंट्स होंगी, और वो क्या क्या होंगी? ये होंगी। अब बताओ भाई, सबको समझ में आई बात कि नहीं है? मैं बोल रहा था कि इवेंट्स को एज ए क्वेश्चन की तरह काउंट करो। तो अब देखो 4 इवेंट आई हैं, तो मैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट नथिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
हेड और टेल, इसके बीच में क्या लगता है, और लगता है, ठीक है। तो वो कितने केस होंगे, टोटल 4 होंगे। तो जरा मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें आप बताइए कि टोटल इवेंट्स, पहले आपको सिर्फ ये बताना है इवेंट्स क्या होंगे वो बाद में पूछूंगा, टोटल इवेंट्स कितनी होंगी वो तुरंत बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्सपेरिमेंट जो था, टॉस अ पेयर ऑफ कॉइन, दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। तो बताओ पेयर ऑफ कॉइन को टॉस करने पे आउटकम्स क्या होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। और मैं आपसे पूछ रहा हूं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी होगी, जल्दी बताओ टोटल इवेंट्स कितनी होंगी। बहुत नालायक हो अगर 4 बोल रहे हो, 6 बोल रहे हो तो तुम भी नालायक हो। 16, वेरी गुड, अभी तो सिखाया फॉर्मूला। 2 की पावर n, इट मीन्स n क्या है, 1 2 3 4। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने थे, 4, यानी कि 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16। इसका मतलब आप पेयर ऑफ कॉइन थ्रो करने पे आप टोटल 16 क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। अब तुम कहोगे वो 16 क्या क्या होंगे, जरा देखना 16 क्या क्या होंगे। पहले तो हमने क्या लिया 5, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, या तो 2 हेड आ जाए, मतलब ये एक एक बार ले लो, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने पेयर ऑफ कॉइन फेंकी और मैंने पूछा बताओ प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2 हेड आने की, तो ये केस हो गया, एक हेड एक टेल, एक ये और एक ये हो गया, 2 टेल ये हो गया। लेकिन क्या ये हो सकता है साथ में, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों को साथ साथ लिखूं, जल्दी बोलो, इन दोनों को क्या करा है, साथ साथ लिखा है। ऐसे ही इन दोनों को साथ साथ लिखा है, ऐसे ही इनको साथ साथ लिखा है, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, ऐसे 3-3 के बनाओगे, ठीक है। तो वो टोटल जो बनेंगे जाके टोटल 16 बनेंगे। खैर वो तुम्हारे एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगा, बट आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि टोटल इवेंट्स कभी अगर पूछ ली जाए तो आप क्या करोगे, तुरंत बता दोगे 2 की पावर n से कि टोटल आउटकम्स जो होंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि टोटल इवेंट्स क्या होंगे। अब फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो श्योर इवेंट होती है और जो इम्पॉसिबल होती है, तो आप समझ रहोगे, नाम है श्योर या सर्टेन, कि मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करूं, उसमें से कोई भी इवेंट पूछूं तो वो हमेशा होनी ही चाहिए। तो ऐसे केसेस जो होंगे उनमें जो टोटल आउटकम होगा वो वही होगा जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे। तो मैंने बताया अगर आप मान लीजिए एक डाई फेंकते हैं और डाई पे क्या आया 1 2 3 4 5 6, और मैंने आपसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछी हुई है, इवेंट क्या दी हुई है, इवेंट दी है कि या तो 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इनमें से कोई भी केस आ जाए, ठीक है। इनमें से कोई भी केस आ जाए तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है टोटल नंबर ऑफ वेज। ये हमारे हैं टोटल वेज, इवेंट से क्या पता चलेंगे 1 2 3 4 5 6, और टोटल केसेस कितने थे 6, यानी कि कितना आएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर इवेंट जो है वो टोटल आउटकम्स के इक्वल है, इवेंट जो है वो टोटल आउटकम्स के इक्वल है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी रहने वाली है, 1 रहने वाली है। लेकिन इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं मैंने एक इवेंट दे दी गेटिंग 7, अब गेटिंग 7 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नंबर ही क्या आ रहे हैं आउटपुट में 1 2 3 4 5 6, यानी कि उस केस में आप प्रोबेबिलिटी क्या बोलोगे, टोटल आउटकम्स तो है कितने 6, बट जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने जाएंगे 0, तो आंसर कितना आ गया 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट की हमेशा क्या रहेगी 0 रहेगी। नाउ अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कंप्लीट करना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कंप्लीट करना। जैसे मैंने अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा होता
एक मैं देता ई, ई देता मैं इवन, ठीक है, इवन दे दिया, और एक देता मैं E2, उसको बोलता मैं ऑड। तो इवन में बताओ क्या क्या होगा, 2 4 6, ऑड में क्या होगा 1 3 और 5। और सिर्फ मुझे इतना बता दो कि अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, दोनों का यूनियन कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं, तो बताओ क्या ये टोटल आउटकम्स के इक्वल होगा या नहीं होगा। अगर ये होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 1। कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालो कितनी आएगी 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालो कितनी आएगी 3/6, क्योंकि इसमें भी 3 केस है, इसमें भी 3 केस हैं। 3/6 का सम करो कितना हो जाएगा 1। तो जरा ध्यान से देखो, क्या मैं यहां से बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगी इवन। तो जरा ध्यान से सुनना, अगर इवन और E2 मिलके कंप्लीट नंबर ऑफ वेज कंप्लीट आपके आउटकम्स बना देते हैं, तो इवन E2 एक दूसरे के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब मैं क्या बोलूंगा, इवन इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ E2 या E2 इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवन। इट मीन्स कि अगर एक इवेंट है E, ठीक है, और एक इवेंट है E डैश, तो उसका सम भी क्या होगा 1। और यहाँ पे डैश क्या है, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री को शो करता है, और डैश को मतलब बोलते हैं नो, नो ऑफ E। क्या बोलते हैं, नो ऑफ E। तो जरा देखो, अगर मैंने आपको E बोला इवन, बहुत ध्यान से देखना, E मैंने क्या बोला इवन, तो बताओ E डैश का मतलब क्या होगा, नो इवन। अच्छा, नो इवन का मतलब क्या होगा, ऑड। और यही तो मैंने लिखा था E2, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर एक इवेंट है E और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है E डैश, मतलब नॉट, इस प्रोबेबिलिटी को क्या पढ़ते हैं, नॉट। और नॉट का मतलब क्या होता है, जरा देखो, अब यहाँ से हमारे पास रिजल्ट वही आ गया जो मैं बता रहा था। नॉट का मतलब क्या होता है कि PE डैश जो होता है वो क्या होता है 1 माइनस P ऑफ E। तो नॉट क्या याद रखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट E इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये मतलब होता है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री का। तो अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरा करना। तो इवन के लिए कौन पूरा करने आएगा, ऑड। ऐसे ऑड के लिए कौन पूरा करने आएगा, इवन। तो जितने भी आपके पास आउटकम्स हैं वो अगर सारे के सारे आ जाए, जैसे मैंने एक इवेंट बोला 1 2 3, तो बताओ E डैश क्या होगा, आप यहां से 1 2 3 हटा दीजिए, क्या बचा 4 5 6। इसी को बोलते हैं डैश, मतलब नॉट E ना हो, E ना हो मतलब 1 2 3 ना हो, तो क्या हो 4 5 6। और चेक करो, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना रहेगा, हमेशा 1, क्योंकि ये 3/6, ये भी 3/6। तो सबको बात समझ में आई ये।